नमस्कार दोस्तों। अगर किसी देश को करना हो बर्बाद तो उसकी शिक्षा में लगा दो आग। शिक्षा के बिना वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। स्कूल के दिनों में एक कवि आए थे, उन्होंने ये पंक्तियां सुनाई थी। उस वक्त भी अच्छी लगी और अब रियलाइज होती है कि बिल्कुल सही पंक्तियां हैं। शिक्षा में अगर आग लग जाए तो देश बर्बाद होने के रास्ते पर चल पड़ता है। साधारण सी बात है और आप देख भी रहे हैं। पिछले कई दिनों से शिक्षा व्यवस्था जो हमारी है उसकी कलई खुल रही है। लोग सिस्टम, लोग व्यवस्था पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है उनसे सवाल पूछ ले। खासतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने तो बिल्कुल मतलब ऐसा है कि नमस्ते बोल रखा है कि व्यवस्था को चलाने वाले लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल पूछना उन्होंने सोचा कि सवाल पूछ लेते हैं, जनहितैषी मुद्दों की बात होती है तो उन्होंने कहा कि भाई अब पेपर लीक की बात तो उठानी पड़ेगी, पेपर लीक की बात करनी पड़ेगी, सीबीएसई में ओएसएम जो आया उसकी बात करनी पड़ेगी। तो अंजना ओम कश्यप साहिबा जो हैं इन्होंने एक शो किया इससे रिलेटेड, और उस शो में उन्होंने आड़े हाथों लिया स्टार टीचर्स, जो यूट्यूबर बने हुए हैं टीचर्स और जिनका स्टारडम बहुत जबरदस्त है, उनको आड़े हाथों लिया। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना पड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, ऊपर डाउन क्लास लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना भारतीय समझने लगता है कि जो उनको फॉलो करने लगता है उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर वो पैसे वसूल। कोचिंग माफिया पे कोई खुल के बात नहीं की उन्होंने, लेकिन उन टीचर्स पे जरूर उन्होंने बात की जो लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाकर बच्चों को एजुकेशन दे भी रहे हैं, पैसा भी कमा रहे होंगे। और कमाने में गलती क्या है? पॉइंट तो ये है कि देश को बांट तो नहीं रहे, हिंदू मुस्लिम का दंगा तो नहीं करवा रहे अपनी कैपेसिटी का प्रयोग करके। बहरहाल इन तमाम बातों पे बातचीत हम लोग मल्टिक शो में करेंगे। बातचीत इस पर भी होगी कि जो शिक्षा मंत्रालय का ऑफिस है उसके दूसरे फ्लोर पे आग लग गई और सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। पेपर लीक की बात चल रही है, सीबीएसई में जो ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रोसेस जो शुरू हुई उसको लेकर बातचीत हो रही है। कई जांचें जो हैं वो होनी चाहिए। इस सब के बीच एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिस के दूसरे फ्लोर पे आग लग जाती है। लोग क्या कह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, आप जो सोच रहे हैं वो आप हमको बताएंगे। इसके अलावा बातचीत जो है वो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर होगी। अपने यहाँ जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी स्थिति क्या है, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं या नहीं हैं, उनमें एडमिशन्स कम हुए हैं, बढ़े हैं, घटे हैं, बजट क्या है। मॉलिटिक शो में हम लोग बातचीत करेंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था पर और ऑन गोइंग जो कंट्रोवर्सीज हैं उनके ऊपर। तो शुरू करते हैं। पहली स्लाइड, जैसा कि आप हर बार देखते हैं थंबनेल नुमा ये स्लाइड होती है, तो ये स्लाइड है। प्रधान साहब हैं शिक्षा मंत्री, मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, और ये कुछ बच्चे हैं, बेबस से दिख रहे हैं ये बच्चे। आपको पता है बच्चे थे बेबस, ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई। सीबीएसई जो अब 12वीं की परीक्षाएं हैं, 12वीं का जो मार्कशीट नहीं बल्कि 12वीं की जो चेकिंग होती है पेपर्स की, अब वो मैनुअली नहीं होती है। पहले स्कैन किया जाता है और स्कैन्ड कॉपी जो है कंप्यूटर पे ही टीचर चेक करता है। तो इसकी जो पूरी व्यवस्था है उसके ऊपर इसमें तो हम लोग बताएंगे और पूरी डिटेल वीडियो आपको कल मिलेगी। तो ऑन स्क्रीन मार्किंग जो हुई, ओएसएम जो हुई, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। बच्चों ने खुद लिखा, सार्थक सिद्धांत करके एक लड़का है जिसने एग्जाम दिया होगा, और उसने पूरा ब्लॉग लिखा कि क्या क्या दिक्कतें हैं, और जो क्वैम्प्ट करके कंपनी है जिसको ये पूरा ठेका मिला है करवाने का, उसको कैसे ठेका मिला उस पर भी सवाल उठे हैं। उसकी चर्चा जो है इस वीडियो में भी हम लोग करेंगे। तो ये बच्चे बेबस हैं, बेबस तो होंगे ही, पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम देते हैं तो परीक्षाएं देते हैं तो पेपर चेकिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा दूषित सा दिखता है, भ्रष्ट सा दिखता है। तो बच्चे बेबस हैं, प्रधान साहब हैं, मोदी जी हैं, और शिक्षा में आग लिटरली नहीं लेना है आपको। शिक्षा मंत्रालय के दूसरे फ्लोर पे आग लगी है। पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें एक आग लगी हुई सी दिख रही है, जहां पर बच्चे अंधेर में हैं, बच्चे इस चिंता में हैं कि उनके भविष्य का होगा क्या। तो अगली स्लाइड पे नजर डालते हैं। तो अगली स्लाइड जो है, किसने क्या कहा, जो शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस के दूसरे फ्लोर पे आग लगी। तो ये आप देखें, कृष्णकांत हैं, जर्नलिस्ट हैं, के जर्नो करके इनकी आईडी है, लिखते हैं कि शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में आग लग गई। कई दिन से परीक्षा घोटाले की जांच की मांग चल रही थी, ना रहेंगे कागज ना होगी जांच। ये सुजाता हैं, टीचर हैं, ये प्रोफेसर हैं, और इन्होंने लिखा है जहां लीक था वहां रिपेयर हो गया। मतलब इस आग को नेचुरल नहीं मान रही हैं। मनोज कुमार झा सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल से, राज्यसभा के, ये लिखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी तमाम गंभीर चिंताओं, मसलन परीक्षाओं की विश्वसनीयता, परिणामों में गड़बड़ियों और छात्रों के भविष्य को लेकर उठते सवालों के बीच यदि शिक्षा विभाग के भवन में आगजनी की खबर सामने आती है तो स्वाभाविक रूप से
यह सामान्य नहीं प्रतीत होती है। ऐसे समय में जब जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी की सबसे अधिक आवश्यकता थी, अचानक आग लग जाने की यह घटना अनेक सवाल खड़े करती है। ये लिखते हैं कि इसलिए आवश्यक है कि मामले की निष्पक्ष, गहन और समयबद्ध जांच होगी कि नहीं होगी ये वक्त बताएगा, ताकि तथ्यों के आधार पर सच्चाई सामने आए और जनता का जो भी थोड़ा भरोसा बचा है वो विश्वास बना रहे। जय हिंद। जय हिंद तो तभी रहेगा जब भरोसा बना रहे। राज्यसभा सांसद हैं मनोज कुमार झा लिख रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस का जो यूथ विंग है वो लिखता है, धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के घोटालेबाजों ने राज मिटाने के लिए शिक्षा मंत्रालय में आग लगवा दी। मतलब सीधा सीधा यह आरोप है, और जब इस तरह के आरोप लगते हैं तब तो जांच बहुत जरूरी हो जाती है ताकि भरोसा बना रहे। सरकार को चाहिए कि समयबद्ध जांच करे, जैसा कि राज्यसभा सांसद कह रहे हैं। अच्छा, इंडियन यूथ कांग्रेस आगे लिखता है कि यानी कि पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के सबूतों को जलाना शुरू कर दिया गया है। जब करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर हो तब हर फाइल, हर दस्तावेज और हर जवाबदेही मायने रखती है, और साधारण सी बात है, मायने तो रखती है। ये आग सिर्फ इमारत में नहीं लगी, ये सबूतों को मिटाने के लिए लगाई गई है। मतलब एक तो ज्यादातर लोग जो हैं उनका ये कहना है कि आग जो लगी है शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस के दूसरे फ्लोर पर, वो नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक तौर पर नहीं लगी है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि जानबूझकर लगाई गई है। लगाई क्यों गई है? ताकि पेपर लीक जो हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उन सब से जुड़े जो कागजात हैं वो जल जाएं, सबूत मिट जाएं, ऐसा आरोप है। तो भाई इन आरोपों को सरकार थोड़ी सी गंभीरता से ले और जांच करे, ये आग लगी कैसे, लगी या लगाई गई, ये पता पड़ना चाहिए। आपको जो जो लग रहा होगा ना वो आपको बताते रहना है कमेंट सेक्शन में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक तो विवाद चल रहा है सीबीएसई के ओएसएम मॉडल पर, और ये जो पूरा मॉडल है इसको कल हम समझाएंगे न्यूज डेट मैटर्स के वीडियो में, उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी ब्रीफली आपको बताते हैं। सीबीएसई आप जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो भारत में स्कूल एजुकेशन का सेंट्रल बोर्ड है ये। और ओएसएम होता है ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो जब हम लोग पढ़ते थे, आप में से भी ज़्यादातर लोग जो पढ़ते थे, तब क्या होता था, आपने परीक्षाएं दे दी, उसके बाद मास्टर साहब जो हैं पेपर पे चेक करते थे, नंबर चढ़ाते थे, टोटल करते थे, और वो टोटल फिर आता था, फिर हमारा रिजल्ट बनता था परीक्षाओं का। अब सीबीएसई ने 12वीं में क्या किया है कि नहीं भाई, मैनुअल चेकिंग नहीं होगी। इसके जगह क्या होगा, आपने आंसर लिख दिया, आपकी आंसर शीट जो है उसको स्कैन किया जाएगा, और स्कैन्ड कॉपी जो है वो कंप्यूटर पे मिलेगा टीचर्स को, और टीचर्स को उस स्कैन्ड कॉपी पे ही मार्किंग करनी होगी, बिना मतलब एक भी क्वेश्चन उसमें छूटेगा नहीं। ये प्रोविजन है। टोटलिंग जो है वो अपने आप हो जाएगी। मतलब टोटलिंग की गलतियां कई बार होती थी ना, याद होगा आपको, स्कूलों में जाते थे, सर ये आधा नंबर हमारा बढ़ रहा है, आपने टोटल में मिस्टेक। तो ये सारी गलतियां ना हो, इसलिए ये ओएसएम मॉडल जो है वो लाया गया, कई देशों में चल रहा है। लेकिन ये जो लाया गया है उस तरीके पे बहुत ज्यादा विवाद है कि कैसे लाया गया और इतनी जल्दबाजी में क्यों लाया गया। कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी पार्टी, उसका यह कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का ये जिसे ठेका मिला है कोएम्प्ट एडुटेक, उसके साथ कोई नजदीकी है, कोई संबंध है, कोई घनिष्ठता है, और जानबूझकर उस कंपनी को ठेका दिया गया, जबकि उसकी हिस्ट्री जो है वो दागदार है। वो क्या है वो सब कुछ न्यूज डेट मैटर्स के वीडियो के लिए मैं बचा के रखूंगा। बेसिक आपको बताता हूं। तो इस साल सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू कर दिया, इंप्लीमेंट किया। 18.5 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें से 68,000 आंसर शीट्स को दोबारा स्कैन करना पड़ा। 13,000 को वापस फिजिकल इवैल्यूएशन में भेजा गया। 4,04,319 छात्रों ने अपनी आंसर शीट्स देखने की रिक्वेस्ट की। 11,31,961 आंसर बुक्स मांगे गए। परीक्षा के बाद सॉफ्टवेयर की जांच आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर से कराई जा रही है। अब जब आरोप लग रहे हैं, आरोप कैसे कैसे लगे, जो बच्चे थे ना, जो अपीयर हुए थे, उन्होंने खुद ब्लॉग लिखा, सार्थक सिद्धांत ने, वे बड़ी सारी गड़बड़ियां हैं। बच्चों ने बताया कि उनके पेपर ही मिसिंग हैं। बच्चों ने बताया कि उनकी हैंडराइटिंग मैच ही नहीं कर रही है जो स्कैन किया गया है। मतलब आपने परीक्षा दिया, आपका ही पेपर आपके नाम से चेक हो रहा हो, यह भी संदिग्धता में है। यह भी आरोप लग रहे हैं। कैसे कैसे हुआ, हल्का सा ब्रीफ जो इसका गाइडलाइन है वो मैं आपको बताऊं। 3 मेरे हिसाब से, हाँ, 3 बार टेंडर जो है वो जारी हुए थे, फरवरी में, मई में, पिछले साल 2025 में। 2 बार की टेंडर प्रक्रियाएं जो थी वो पूरी नहीं की गई। मतलब उसमें पूरी तो क्या की गई, उसमें कोई भी कंपनी जो है वो सफल नहीं हो पाई। टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स थी वो उन्होंने पूरा नहीं किया, वो पूरा कर नहीं पाई। फिर अगस्त में एक तीसरी बार टेंडर निकलता है, और तीसरी बार कुछ जो कंडीशंस हैं उसको रिलैक्स कर दी जाती हैं। कई कंडीशंस, जैसे 300 डीपीआई का मामला था कि भाई 300 डीपीआई चाहिए था पहले, अब उन्होंने कहते हैं नहीं 200 डीपीआई में काम चला लेंगे।
कंडीशन था कि बैक ट्रैक करेंगे हम कंपनियों का जो हिस्ट्री है, मतलब कोई प्रोजेक्ट उन्होंने आधा पे तो नहीं छोड़ा हुआ है, पहले के प्रोजेक्ट में गड़बड़ियां तो नहीं है, इसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। लेकिन उसको भी कंसिडरेशन में लिया नहीं गया और अगस्त में तीसरी बार टेंडर निकलता है और कोएम्प्ट एडुटेक और टीसीएस, ये दो कंपनियां टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही होती हैं। सीबीएसई का ये कहना है कि इसमें जो बिडिंग राशि थी वो कोएम्प्ट एडुटेक की कम थी, इसलिए कोएम्प्ट एडुटेक को ये ठेका मिल गया। ये तो हुई 2025 की बात, अगस्त में ठेका मिलता है। फरवरी में एक ट्रायल रन जैसा कुछ होता है, 100 टीचर्स, दिल्ली के 5 स्कूलों से 100 टीचर्स जो हैं उनके सामने रन होता है। अब वो जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि भाई नहीं, अभी रोल आउट मत करो इसको, अभी इस सिस्टम में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, इस सिस्टम को बहुत बेहतर बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन सुनेगा कौन? किसी ने नहीं सुनी। जब परीक्षाएं होने वाली थी उससे एक हफ्ते पहले अनाउंस किया जाता है कि ओएसएम इंप्लीमेंट होगा। आपने ट्रायल रन करवाया, जिन टीचर्स को काम करना है इस पूरे मैकेनिज्म में, वो टीचर्स कह रहे हैं कि अभी ये रोल आउट करने के काबिल नहीं है, रोल आउट करने के लायक नहीं है। लेकिन उन टीचर्स की नहीं सुनी गई। आपने रोल आउट कर दिया, और रोल आउट कर दिया तो अब जो है वो दिक्कतें आपको दिख रही हैं। और ये देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस था ये ओएसएम वाला, और इसकी जो पूरी टेंडरिंग प्रक्रिया थी उसमें क्या दिक्कतें थी? सीबीएसई रिलैक्स्ड नॉर्म्स फॉर ओएसएम इन थर्ड टेंडर आफ्टर नो लक इन प्रीवियस राउंड्स। 2 बार निकल चुका था, दोनों बार में आपको कोई कंपनी मिली नहीं, उसके बाद आप तीसरे टेंडर में जो है वो रूल आप चेंज कर देते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, आपको इसलिए दिखाया ताकि थोड़ा बहुत आप पढ़ लें, कल तो पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरी वीडियो जो है वो आपको मिल ही जाएगी। अच्छा, मैं जो बात बता रहा था कि जो बच्चे अभ्यर्थी जो थे, जो परीक्षार्थी परीक्षा में अपीयर हुए, जिन्होंने आंसर्स लिखे, उन्होंने कहा कि सीबीएसई टेंडर ट्वीक्स हेल्प्ड कोएम्प्ट एडुटेक्स क्लिंच ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सीबीएसई ने टेंडर की जो शर्तें थी उसको थोड़ा रिलैक्स किया और उसके बाद जो कोएम्प्ट है वो पा पाया इस कॉन्ट्रैक्ट को, उसको ये ठेका मिल पाया। ये बच्चों का ही कहना है। एलिगेशंस, ऑब्वियस सी बात है, सीबीएसई जो है वो कह रहा है कि भाई नहीं, ये सारे एलिगेशंस जो हैं वो झूठे हैं, गलत हैं, बेबुनियाद हैं। ये रिपोर्ट जो है बिजनेस स्टैंडर्ड की है। अब ये देखिए, कोएम्प्ट एडुटेक जो है पहले ये ग्लोब एरिना टेक्नोलॉजीज के नाम से था, और ये कंपनी जो है तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी में 2019 में ही फंस गई थी। ग्लोब एरिना टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी थी, 2019 में तेलंगाना में इसको काम मिला था, और उस काम में ये कंपनी विवादों में फंसी थी। 3.5 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे, कई बच्चों ने सुसाइड किया। ये हिस्ट्री है इस कंपनी की। इसके बाद ये कंपनी नाम बदलती है और नया नाम क्या आता है? कोएम्प्ट एडुटेक्स, है ना। और पहले जो शर्त थी टेंडर की वो ये थी कि हम लोग देखेंगे अतीत, देखेंगे कि प्रोजेक्ट को आपने कैसे कंप्लीट किया। ये जो कंडीशन था, ये कंडीशन बिल्कुल हटा दिया गया। और क्या कंडीशंस थी, कैसे कैसे ठेका मिला है, उसके बारे में कल आपको पूरी जानकारी हम देंगे। तो एक तो ये सीबीएसई ओएसएम वाला विवाद है। सीबीएसई ओएसएम शिक्षा व्यवस्था पे मतलब मजाक जैसा है। 12वीं में, समझ रहे, 12वीं के बाद कॉलेज जाना होता है, बच्चे कितनी तैयारी करते हैं, मार्क्स की जद्दोजहद होती है, दिन रात की मेहनत होती है, उसके बाद पता पड़ रहा है कि भाई आपने परीक्षा दी लेकिन आपकी जो स्कोरिंग हुई है वो आपके पेपर पे नहीं हुई है शायद, या आपने परीक्षा दी, आपके पेपर में 28 पन्ने हैं, उसमें से 3-4 पन्ने जो है गायब हो गए हैं। तो कितनी बड़ी दिक्कत की बात है। कई सवाल छूट भी गए, ऐसा भी कहा जा रहा है। एग्जैक्ट क्या बात है वो पता पड़ेगा आगे, और आप जुड़े रहिए तो न्यूज़ दैट मैटर्स के एपिसोड में आपको पता चल ही जाएगा। तो शिक्षा व्यवस्था की एक हालत तो सीबीएसई ओएसएम के थ्रू हमने दिखाई। पेपर लीक्स, ये देखिए साहब, 2021 रेलवे जीडीसी पेपर लीक हो गया। 2024 नीट यूजी पेपर 30-32 लाख में बिका ये। 2025 सीएसआईआर यूजीसी नेट हरियाणा में परीक्षा से एक दिन पहले ये लीक होता है। 4,04,319 छात्रों ने अपनी आंसर शीट देखने की रिक्वेस्ट की थी। ये तो सीबीएसई ओएसएम वाला मामला था। 2025 नीट यूजी 2026 की जांच में ये सामने आया था। 2026 नीट यूजी 2026 जो है ये पेपर लीक होता है। 2017 से 23 तक अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के 70 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। 70 से ज्यादा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई 2017 में, और कहा गया कि जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसको एक रूफ के, एक अम्ब्रेला के अंडर लाया जाएगा। लेकिन वो एक अम्ब्रेला बनने के बाद से लीक जो है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। ये हमारी शिक्षा की व्यवस्था है। बल्कि शिक्षा की व्यवस्था ये नहीं है, व्यवस्था जो लोग चला रहे हैं उनकी नीयत को दिखा रहा है कि किस तरीके से साल दर साल जो है
वो बच्चे पेपर लीक की समस्या को झेल रहे हैं। अकेले गुजरात की अगर बात करें, गुजरात मॉडल के बारे में आपने बड़ा सुना होगा ना, केवल गुजरात की अगर बात करते हैं तो पेपर लीक के 14 से ज्यादा मामले हैं केवल गुजरात में। यह स्थिति है। बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, पेपर चेक नहीं हो पा रहे ठीक से, परीक्षा दे रहे हैं उससे पहले पेपर लीक हो जा रहा है। मतलब बच्चे करें तो करेगा, पढ़ने के अलावा बाकी सारे बहुत सारे काम और बहुत सारी मानसिक तनाव जो हैं वो बच्चों के मन में दे दिया गया है। इसके बाद इन बच्चों को कई बार जो युवा हैं फ्रस्ट्रेटेड, अनएम्प्लॉयड, उनको कॉकरोच भी कह दिया जाता है। फिर बनती है कॉकरोच जनता पार्टी, है ना। खैर उस पर नहीं आएंगे हम लोग अभी। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ओवरऑल अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट इस वक्त 2.5% है, 2.5%। 2010 से 2015 तक अगर मैं एवरेज बजट की बात करूं तो एवरेज बजट 3% से लेकर 3.8% तक रहा। और 10 सालों के बाद, 12 सालों के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो बजट है हमारा वो 2.5% हो गया, गिर गया है। शिक्षा का बजट कम हुआ है, गिरावट है उसमें। मतलब हम शिक्षा में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, सरकार की प्रायोरिटी शिक्षा नहीं है क्या? जबकि आपको डिजिटलाइजेशन करना है, डिजिटल टेक्निक्स को अडॉप्ट करना है, स्मार्ट रूम्स बनाने हैं, लेकिन नहीं। ठीक है, अब जो स्कूल शिक्षा की हम बात करें, इंडिया में जो स्कूल एजुकेशन है और गवर्नमेंट एजुकेशन की अगर बात करें तो कुल रिक्त पद वहां पे हैं 9,83,000 लगभग। कुल पद हैं 69,85,760। इसमें से लगभग 60 लाख पद जो हैं वो भरे हुए हैं। लेकिन कुल टीचर्स हमारे पास हैं 1,01,00,000, है ना। तो आप कहेंगे कि भाई अगर टीचर 1,01,00,000 हैं, कुल पद 69 लाख हैं, तब तो ज्यादा है ना। जी नहीं, ये सैंक्शनड पोस्ट हैं और ये टोटल है। तो ये 1,01,00,000 में कॉन्ट्रैक्चुअल जो टीचर्स हैं वो भी शामिल हैं। अब कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की जब बात आती है तो दो समस्याएं दिखती हैं। पहली समस्या तो यह कि भ्रष्टाचार हो सकता है नियुक्ति में। दूसरी समस्या यह कि जो एम्प्लॉयबिलिटी थी, जो एम्प्लॉय होने की एक अपॉर्चुनिटी थी, आपने उस अपॉर्चुनिटी को भी छीना। क्यों नहीं दे रहे हैं आप सरकारी नौकरियां? जब पद खाली पड़े हुए हैं या फिर जब इतने सारे लोगों की जरूरत है तो पद क्रिएट क्यों नहीं हो रहे हैं? तो क्रिएट कहां से होंगे? जो पद सैंक्शनड हैं अभी तो उन पे ही भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो ये क्या खेल खेला जा रहा है? इसके बाद ASER की रिपोर्ट ये कहती है कि क्लास 3 का जो बच्चा है हमारे यहां, वो क्लास 2 के टेक्स्ट को नहीं पढ़ पाता। ये ASER का रिपोर्ट कह रहा है। आधे से ज्यादा बच्चे जो 5वीं क्लास में हैं वो सब्ट्रैक्शन, एडिशन जैसे मैथमेटिकल जो टूल्स हैं, लर्निंग है, उसमें फेल हो जाते हैं आधे से ज्यादा बच्चे। ये ASER की रिपोर्ट कहती है। तो ये होगी कैसे? टीचर्स आपके पास हैं नहीं, पद आप भर नहीं रहे हैं, तो एजुकेशन अच्छी हो कैसे पाएगी? अच्छा, हायर एजुकेशन जो लोग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनके लिए कह दिया जाता है भाई ये एम्प्लॉयबल नहीं है, रोजगार के लिए योग्य नहीं है। तो ये शर्मिंदगी की बात किसके लिए है? ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिल रही है ना। मान लीजिए कोई इंजीनियर एम्प्लॉयबल नहीं है लेकिन उसके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की, तब तो हमारी डिग्री गड़बड़ है ना। वो इंस्टीट्यूशन जो डिग्री इश्यू करते हैं, वो यूनिवर्सिटी जो डिग्री इश्यू करता है, उसमें गड़बड़ी है ना। आपकी यूनिवर्सिटी, आपका इंस्टीट्यूशन तो ये कह रहा है कि फलां व्यक्ति इंजीनियर है या फलां व्यक्ति स्नातक है या फलां व्यक्ति परास्नातक है, लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है। मतलब आपके एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ है, पढ़ाने के तरीके में दिक्कत है, कोर्स में दिक्कत हो सकती है, मास्टर्स में दिक्कत हो सकती है, कहीं तो दिक्कत है। व्यवस्था की दिक्कत क्या होती है भाई? व्यवस्था को चलाने वाले लोग ठीक नहीं है। साधारण तौर पर यह बात कही जा सकती है। और कम से कम स्कूल की जो स्थिति है सरकारी स्कूलों की, वो देखकर तो लगता है कि बात ठीक है। आप बात करें जो पद हैं स्कूल वाले, एलिमेंट्री लेवल की अगर हम बात करें, 5वीं तक जो होता है, 5,72,000 पद एलिमेंट्री लेवल पे खाली हैं। अगर आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो 4,09,000 के आसपास पद यहां पे खाली हैं। सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, 10वीं और 12वीं की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा देखिए 1,04,125 स्कूल्स, जिनमें लगभग 33,76,000 बच्चे हैं, ये सिंगल टीचर से ड्राइव होते हैं। एक टीचर, 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिंगल टीचर ड्रिवन स्कूल है। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें आप, मैं कह रहा हूं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो 29% पद खाली है। और अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करने लगूं तो 40% से लेकर 60% तक पद जो है वो खाली है। मतलब टीचर्स ही नहीं है। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी कैसे?
पढ़ाई अच्छी होगी कैसे, लोग एम्प्लॉयबल होंगे कैसे। व्यवस्था तो यह है कि स्कूल है, कॉलेज है, टीचर्स होने चाहिए, टीचर्स बच्चों को पढ़ाने चाहिए, इतने सारे सैंक्शन पोस्ट हैं, ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को चलाने वाले कुछ लोग होते हैं, वो लोग नाकाबिल हैं, वो लोग इनएफिशिएंट हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा उन लोगों से। अब आप स्थिति देखिए, सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या जो है उसकी स्थिति क्या है। 2022-23 में 25.18 करोड़, मतलब 25 करोड़ 18 लाख एडमिशन हुए। 2023-24 में 24 करोड़ 80 लाख के आसपास एडमिशन हुए, मतलब कम हुआ। और इस 2024-25 में 24 करोड़ 69 लाख ये एडमिशन हुए हैं। ठीक है जी, मतलब सरकारी स्कूलों में लोगों का भरोसा जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो काफी महंगे हैं और भ्रष्टाचार कई हदों तक उनमें भी रहता है, लाइसेंस पाने के लिए भी। तब तो सवाल ये उठता है ना कि क्या सरकार की वरीयता क्रम में शिक्षा, एडुकेशन सबसे नीचे है? और क्या पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी मीडिया जिस तरीके से बिहेव कर, आप सोच के देखिए, सीबीएसई ओएसएम वाला इतना गहरा विवाद है ये। ट्रायल आप करते हैं, टीचर्स मना कर देते हैं, अभी रोल आउट मत कर दीजिए, आप रोल आउट कर देते हैं, कंट्रोवर्सी इरप्ट होती है। एक लड़का जो है ब्लॉग लिखता है और डीडी न्यूज पे टैक्स पेयर्स के पैसे पे चलने वाला जो संस्थान है उसमें एक एंकर जो है अशोक श्रीवास्तव उस बच्चे को पाकिस्तानी बता देता है। इस लेवल की चीजें मीडिया से लेकर सरकार तक चल रही हैं और इस पर कोई आउटबर्स्ट नहीं होगा क्या? बच्चों के मन में प्रेशर, बिना मतलब का मानसिक पीड़ा वो नहीं झेलेंगे क्या? उसका आउटकम क्या होगा? प्रोडक्ट क्या निकलेगा उससे? इस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया एडुकेशन पे कभी बात ही नहीं करेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया पेपर लीक्स पे बात करेगी ही नहीं गंभीरता से। मेन स्ट्रीम मीडिया अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करेगी, और जब करने लगेगी जैसा कि अंजना ओम कश्यप ने किया तो ओनस किसके ऊपर डाल दिया गया? स्टार टीचर्स। अरे कोचिंग माफिया की आप बात कर लेती, कोचिंग माफियाओं की जो दिक्कत है उसकी बात कर लेते, लेकिन 58,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट है वो। बिना सरकार के सपोर्ट के वो मार्केट खड़ा हो सकता है क्या? कॉमन सेंस की बात है ना, आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंटली यूट्यूब पे वीडियोस बना के, रील्स बना के स्टारडम पा लेते हैं। कई टीचर्स हैं, खान सर हैं, अभिनय जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो हैं, और इस तरह के कई टीचर्स हैं जो लगातार वोकल भी हो रहे हैं अंजना ओम कश्यप के खिलाफ। फिलहाल इस रिमार्क के बाद आप उनके ऊपर ओनस डाल रहे हैं। अरे ओनस धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर क्यों नहीं है? शिक्षा मंत्री हैं वो। ओनस नरेंद्र मोदी के ऊपर क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री हैं वो। परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पेपर लीक पे चर्चा क्यों नहीं कर लेते? परीक्षा पे चर्चा करते तो सीबीएसई ओएसएम पे चर्चा क्यों नहीं करते? मतलब जहां पे बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है उसकी चर्चा नहीं होगी। अंजना जी के जिस शो का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें एक बच्चा जो है वो सवाल पूछता है, जूम वगैरह से उन्होंने जोड़ा होगा ऑनलाइन उस बच्चे को। बच्चा कहता है कि मैम नीट का एग्जाम हमने दिया था वो लीक हो गया और नीट का री एग्जाम हमको देना है, क्या गारंटी है वो लीक नहीं होगा? फिर वो कहता है कि एक बार पेपर ऐसा सेट हो गया था कि जो हमारे कोचिंग वाले टीचर्स हैं वो भी तय समय में उसको कर नहीं पाए। अंजना ओम कश्यप उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही। एक लाइन उन्होंने पकड़ा कि हमारे कोचिंग वाले टीचर्स जो हैं वो भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और उस पर लताड़ लगा दी। अरे भाई कोच जो हैं वो बढ़िया खिलाड़ी भी हों, जरूरी थोड़ी होता है। और बड़ी क्लियर बात यह है कि कोचिंग माफियाओं के खिलाफ हम सब हैं, हम सबको होना चाहिए। लेकिन कोचिंग माफियाओं का उदय कैसे होता है? इस पूरे कोचिंग एम्पायर की इमरजेंस कैसे हुई? किसने वो स्कोप दिया, किसने वो स्पेस दिया जहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फल फूल पाए? आप उनसे सवाल नहीं करेंगे? क्यों मां बाप को अपने बच्चों को पहले स्कूल भी भेजना पड़ता है, फिर ट्यूशन भी लगवाना पड़ता है उनको? क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूलों के अंदर। पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि टीचर्स नहीं है। अब टीचर्स अगर नहीं है, यह जिम्मेदारी किसकी है? खान सर की, अभिनय की, या फिर शिक्षा मंत्री की, या सरकार की? यह साधारण सी बात हमारे फ्रेटर्निटी के लोग भी नहीं समझ रहे हैं। तो यह तो दिक्कत वाली बात है। फ्रेटर्निटी, अब तक मुझे कहना पड़ रहा है, यह भी खैर गड़बड़ी मामला है, लेकिन आप समझिए कि व्यवस्था जो है ना, अपने आप कोई हवा में बनी हुई चीज तो है नहीं। व्यवस्था तो व्यवस्था है, स्वतः तो काम करती नहीं है। लोग होते हैं जो काम करते हैं व्यवस्थाओं के अंदर। तो उन लोगों की इनएफिशिएंसी पे बात होनी चाहिए, उन लोगों के भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि जब टीचर्स ने मना किया तब भी रोल आउट क्यों किया गया ओएसएम सीबीएसई की 12वीं परीक्षा के लिए? पूछा जाना चाहिए कि पेपर लीक जब साल दर साल होते रहे हैं तो वो ना हो, इसके लिए क्या कठोर कदम उठाए गए हैं अब तक? लेकिन नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा। हम पूछ रहे हैं आपसे
कि आपको क्या लग रहा है, ये जो पेपर लीक से लेकर सीबीएसई में ओएसएम वाला जो मामला है, स्कूलों में टीचर्स की कमी, महंगी महंगी फीस, कोचिंग माफियाओं का पूरा इमरजेंस, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय बड़ी ज़रूरी है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपनी राय हमें बताइए ज़रूर। बताइए कैसे? तो वीडियो आप देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन दिख रहा है, उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपकी राय का इंतजार रहेगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।